Shall we start, students? If you want to note down something, you can take notebook and some important points which I will discuss or some examples. You can note down that. Okay? Okay, students. So, starting with my law lectures. I hope I'm talking with CA students as well as CA students simultaneously. So, students, being my first introduction lecture, let us first talk about something on law. I think you're too young to understand this subject. बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता जल्दी लॉ क्या है करके. वे आपकी एज उतनी नहीं है. लॉ की लैंग्वेज के वजह से ये जल्दी समझ नहीं आता है कुछ बच्चों को. बट डरना नहीं है बच्चों. हम जितना सिंप्लीफाई हो सके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे. इसमें आपका कोऑपरेशन लगेगा. कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका डाउट पूछेंगे मुझे. एक नहीं 10 बार पूछिए. आई एम रेडी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करके. यस, हैव टू आंसर. यस, ओके, फाइन. यस यस, आई एम गेटिंग. यस, वेरी गुड. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लॉ, ये कानून कायदा एग्जैक्टली क्या है, तो आप बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे. क्योंकि एक तो आपका अभी एज उतना है नहीं कि आप ने स्कूल से लेकर अब तक 11-12 स्टैंडर्ड्स तक कोई लॉ पढ़ा भी नहीं खास. इसलिए जब इसका मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो आंसर्स बहुत कम आते हैं. तो बच्चों, लॉ का मतलब क्या है? लॉ, सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मैं एक जनरली अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि लॉ का मतलब क्या है. लॉ क्या है? कानून, कायदा. मराठी में हम बोलते हैं ना कायदा, कानून. ये है क्या एक्चुअली? बच्चों, ये और कुछ नहीं है. अगर मैं सिंपल इंग्लिश में इसको बोलूँ तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स. क्या बोला मैंने? यू कैन नोट डाउन दैट. इट इज सेट ऑफ रूल्स. यस, सेट ऑफ रूल्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, तो आप समझ ही रहे हो, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. वी हैव टू फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली. क्यों? तो वो लॉ हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारे देश का लॉ है, उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह से आप बोल सकते हो. बरोबर है. अब ये जो लॉ बने हैं, ये सिटीजन्स के लिए बने हैं, इंडिया के सिटीजन्स के लिए बने हैं. जानवरों के लिए तो लॉ होता नहीं है, आपको पता ही है. ये इंसानों के लिए होता है, क्योंकि इंसान एक थिंकिंग एनिमल है, एक समझदार व्यक्ति है. तो उसे सोसाइटी में कैसे रहना है, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, हाउ इज गोइंग टू डील विद पीपल, इंटरैक्ट विद पीपल, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो डिसाइड होता है हमारे लॉ से. सो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड विच यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली. अभी जो लॉ की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लॉ बने हैं. अब एज फार एज योर सी एंड सी एस इज कंसर्न,
फ्यूचर में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, सीएस, तो उस वक़्त एग्ज़ैक्टली आप क्या डील करोगे? आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? तो नेचर वर्क होगा आपका बिज़नेस, कॉमर्स। इसलिए आपको आपके सिलेबस में जो लॉ पढ़ने के लिए कहा गया है, वो आपके बिज़नेस, कॉमर्स से रिलेटेड होगा। यानी कि लॉ का एक कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं बिज़नेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ। यानी ये लॉ आपके बिज़नेस से रिलेटेड होगा, आपके कॉमर्स से रिलेटेड होगा। एंड दैट इज़ व्हाई सीए एंड सीएस के सिलेबस में हमें कोई क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना है, हमें बिज़नेस लॉ पढ़ना है, हमें कमर्शियल लॉ पढ़ना है। एंड इसी बिज़नेस लॉ, कमर्शियल लॉ का सबसे पहला टॉपिक जो हम आज शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन लेवल पर, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप समझ रहे हो ये एक्ट, इंडियन वर्ड मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक कानून है, लॉ है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये डील करता है हमारे बिजनेस एंड कॉमर्स से रिलेटेड। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। इस नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अगर देख रहे हैं तो आपको लर्निंग आउटकम्स वगैरह दिए हैं, लर्निंग आउटकम्स दिए हैं। उसमें आपका इंटेंशन क्या-क्या है पढ़ने का, वहाँ पर वो लिखा है क्लियर कट, बरोबर है? तो फिलहाल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर इसका हम इंट्रोडक्शन के शुरू करें, आप नोट डाउन कर सकते हैं अभी 1-2 पॉइंट्स जो आपके फिलहाल मॉड्यूल में नहीं है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ईयर देखिए, ईयर पर ध्यान दीजिए बच्चों। 1872, माय गॉड! मेरे ग्रैंडफ़ादर का भी जन्म नहीं हुआ था तभी। यानी आप जो कानून पढ़ने जा रहे हो, लॉ पढ़ने जा रहे हो, वो कितना पुराना लॉ है। अभी क्या ईयर चल रहा है? 2020। और एक्ट का नाम देखिए क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लिख सकते हैं 1 सितंबर 1872, इस दिन ये एक्ट शुरू हुआ हमारे इंडिया में। आप बोल सकते हो इट केम इनटू फोर्स। ज़रा शब्दों पे ध्यान देना बच्चों। लॉ लैंग्वेज है, शुरुआत में आपको काफ़ी टफ लगेगा क्योंकि पूरा नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। कॉमन मैन की लैंग्वेज है नहीं ये, इसलिए जितना ध्यान से आप लेक्चर को सुनोगे, शब्दों को सुनोगे, उतना आपको ये आगे अंडरस्टैंडिंग ईज़ी होती जाएगी। और एक बात और बता दूँ मैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि जब आप आगे के स्टेप्स सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन जब पास आउट होके नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाएँगे इंटरमीडिएट लेवल पर, चाहे सीए हो या तो आप देख लीजिएगा, आपका 60% पोर्शन आगे जो है दैट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ लॉ। उसमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे आप, जीएसटी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे डिटेल में, ऑडिटिंग होगी, ज़्यादातर सब्जेक्ट दैट डील्स विथ लॉ। यानी ये आपका फाउंडेशन जो है, सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन जो नाम दिया है, सही में नाम दिया है कि आपको इस ईयर में लॉ पढ़ने का एक फाउंडेशन तैयार करना है। अगर इस साल आप चूक गए फाउंडेशन बनाने से, तो नेक्स्ट लेवल पर आपको लॉ का कोई भी सब्जेक्ट जो आगे आएगा, कम से कम मैंने कहा आपके पोर्शन का 60%, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से लॉ से रिलेटेड होंगे। अगर उसे समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा मग अप नहीं करेंगे, बाय हार्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट वन ऑफ फ्यू लाइन्स। आप ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर हो रहा है हमें, एंड उसे याद रखेंगे एंड यू विल ट्राई टू पुट इट इन योर ओन वर्ड्स। एज़ फार एज़ सीए स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, उन्हें तो लिटरली सब्जेक्टिव है, उन्हें तो क्वेश्चन आंसर टाइप में पेपर आएगा, एंड सीए स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बोलने का मतलब ये है कि आपको चाहे आंसर लिखना हो या एमसीक्यूज सॉल्व करना हो, 100% कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे उसको प्रॉपरली, क्लियर नहीं होगा वो। सिर्फ कुछ पढ़ लिया, कुछ रीडिंग कर लिया, कुछ बाय हार्ट कर लिया, कुछ आंसर्स, ये सही नहीं। कैसे भी पास हो जाओगे अभी सीए फाउंडेशन, लेकिन आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लॉ पढ़ने की जो टेक्निक है, टेक्निक ये है कि आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। बराबर है? एक बार समझ लीजिए, फिर आप उससे चाहे तो इंग्लिश में उसको प्रॉपरली वापस ये करिए, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, आपकी जो भी भाषा होगी, उसमें उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश कीजिए कि आपको एग्ज़ैक्टली सर ने जो कॉन्सेप्ट समझाया, उसमें एग्ज़ैक्टली समझा क्या? उसके ऊपर सोचना थोड़ा, एंड तभी लिखने का ट्राई करना। तो ये आगे आपको काम आएगा। ये कोई 11-12 स्टैंडर्ड नहीं कि कोई क्वेश्चन आपके पास है, आपने कुछ मग अप किया। कुछ बच्चों को बाय हार्ट करने को बहुत अच्छा लगता है। बाय हार्ट करते हैं, लिख के आते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर में मैं जो कह रहा हूँ, आई होप उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे, बरोबर है? सो विद दिस, अभी मैंने एक डेट बताई आपको, ज़रा डेट बताइए क्या बताया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब शुरू हुआ? इंडिया में ये कब शुरू हुआ? यस, आई वांट आंसर। 1 सितंबर, ईयर तो आप देख ही रहे हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही नाम है। 1 सितंबर 1872, वेरी गुड। ये बहुत ही फेमस एमसीक्यूज़ है सीएस स्टूडेंट्स लोगों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, ये एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सेंटेंस को सुनिएगा, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बोलेंगे, जैसा कुछ बच्चों ने शायद सुना हो, पढ़ा हो, कि हमारे इंडिया में आर्टिकल 370 था। अब वो आर्टिकल 370 हटने के बाद अब कश्मीर को एक नॉर्मल स्टेट समझा जाता है। बात सही है, लेकिन जितने भी एक्ट आर्टिकल 370 हटने से पहले हैं, आज उनका नेचर वही रहेगा जो पहले थे। इसलिए ये सेंटेंस अभी भी काफ़ी वैलिड है। सो मैंने क्या बोला बच्चों, ज़रा बताइएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया except the state Jammu and Kashmir. It came into force, see the language, it came into force with effect from 1st September 1872. 1st September 1872. ये आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कानून का नाम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बच्चों मैं आगे बढ़ूं इसके पहले, बीइंग सीए एंड सीए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और बता दूं, ये जो नाम दिख रहा है आपको, एक्ट, ये आपने बहुत बार सुना होगा। हमारे इंडिया में जीएसटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट होता कैसे है? ये कानून है, ये है क्या एक्चुअली? तो इसका प्रोसेस में बहुत शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। आपको पता है हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आप बताइए मुझे कौन से दो हाउस है? आंसर में लिखिए जरा। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं।
वेरी गुड। ओम बहुत सबसे पहले जवाब दिया है। राज्यसभा एक स्टूडेंट लिख रहा है राज्यसभा एंड विधानसभा। मानो गलत है, विधानसभा नहीं भाई, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है। पार्लियामेंट दो हाउसेस से बना है बच्चों, लोकसभा राज्यसभा। अब हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में अगर कोई भी कानून बनाना है, एक्ट बनाना है, तो सबसे पहले उसका विधेयक, हिंदी शब्द में यूज कर रहा हूँ पर्पसफुली, विधेयक, जिसको हम कहते हैं बिल, एक ड्राफ्ट तैयार होता है। जैसे कि कुछ बच्चों ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई के साइन होने से पहले हम उसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट। सही कह रहा हूँ मैं? तो ये जब कानून का ड्राफ्ट बनता है, उसको हम बिल कहते हैं, बिल, BILL। एंड ये जो बिल तैयार होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है, ये सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशंस होती है लोकसभा में। एंड लोकसभा में मेजॉरिटी में, आई रिपीट स्टूडेंट, मेजॉरिटी में इस बिल को जब पास कर लिया जाता है, तो उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद फिर ये राज्यसभा में, अपर हाउस, लोकसभा को बच्चों हम लोअर हाउस एंड राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। सो लोअर हाउस में जब ये पास हो जाएगा मेजॉरिटी के साथ, तो ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में मेजॉरिटी में पास होगा ये बिल, बिल पास होगा राज्यसभा में, एंड फिर उसके बाद ये जाएगा हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए जाएगा। फिर जिस दिन हमारे राष्ट्रपति इस बिल, विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, ये जो बिल है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये मैंने एक सिंपल प्रोसेस आपको बताया। लॉ के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये जरूरी समझना है कि आप जो भी एक्ट पढ़ रहे हो वो एक्ट बना कैसे। इसका एक छोटा सा मैंने आपको शॉर्टकट में, आने वाले लेक्चर्स में हम काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी मैंने शॉर्टकट में आपको बताया। तो जो 3 स्टेप है, पहले तो जिसको कानून बनना है उसका एक बिल ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है जिसको हम बिल कहेंगे। फिर वो बिल पहले लोकसभा में पास होगा मेजॉरिटी, फिर राज्यसभा में, फिर जाएगा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना उसके ऊपर हस्ताक्षर, मुहर लगा देते हैं, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, वो विधेयक अधिनियम हो जाता है। सही है। तो बच्चों मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, एक्ट बनने से पहले हम उस ड्राफ्ट को किस नाम से बुलाते हैं? मुझे आपसे आंसर चाहिए। बिल, वेरी गुड। और बच्चों अभी ये लाइफ लॉन्ग नॉलेज है, ये अभी आपको भूलना नहीं है कभी। यस, आप कितने भी हायर लेवल पे जाएंगे, अब ये शब्दों को आप
सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे एट राइट टाइम। ओके, यानी कि एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है। प्रोसेस बताएंगे शॉर्टकट में। सबसे पहले ये बिल कहाँ पारित होता है या कहाँ पास होगा? जवाब देते चलिए। लोकसभा में। फिर उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा। वेरी गुड। फिर क्या होगा आप समझाइए। राज्यसभा में पास होने के बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा एंड ये बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये जब भी एक्ट शब्द आपके सामने आएगा और बहुत सारे एक्ट आप आगे पढ़ेंगे, तो यही एक प्रोसेस होता है। इसको आप जरा एक जनरल नॉलेज के तौर पर मैंने इसको आपको समझाया। जरूरी था कि आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ से रिलेटेड शुरुआत में जितने भी पॉइंट्स आपको क्लियर रहे वो उतना आगे के लेक्चर के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। नहीं वे बच्चों, तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तभी तो आप समझ ही रहे हो कि हमारा पार्लियामेंट नहीं था, तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट था। सही। ये एक्ट वहीं पर पास हुआ होगा। नहीं वे उसमें डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। लेट अस कम टू द पॉइंट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में हमने सबसे पहले दो चीजें बताई कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। आप अभी ऐसा नहीं लिखेंगे इट स्टार्टेड, ये सब शब्द अभी आप यूज नहीं करेंगे। इट केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स जरा लिखिए आप लोग। केम इनटू फोर्स with effect from 1st September 1872. वेरी गुड। सो यहाँ तक का जो भी जनरल डिस्कशन हुआ है, यू आर नॉट एक्चुअली स्टार्टेड विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली। कोई डाउट पूछना है किसी को? ये स्टूडेंट सुनाई दे रहा हूँ ठीक से? आवाज आ रही है क्लियर कट? वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट, स्क्रीन पे देखिए यूनिट ओवरव्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब डिटेल में आपको जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो ये डायग्राम अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको, उसका कोई टेंशन नहीं है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन बरोबर है। इसको भी मैं आगे बढ़ते हुए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर मैं आ रहा हूँ आपके सामने, दैट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड उसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। इसको अगर आप पढ़ लेंगे दो बार बाय हार्ट हो जाएगा, इतना सिंपल डेफिनेशन है। बट एनीवे बच्चों व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए सबसे पहले आपसे पहले ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जनरली पहले मैं अभी जो स्क्रीन पे है उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पहले मेरे से ओके। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुबह आपके घर पे दूध वाला दूध देके जाता है, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। आपने स्विगी को फोन करके कॉल करके खाना मंगाया, उसने खाना ला के दिया, आपने उसे पेमेंट किया, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। पेपर वाला पेपर देता है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप बस में बैठते हो, बस आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाता है,
टिकट का चार्जेस लेता है, ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे बच्चों, तो ज़्यादातर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेगा। बस उसमें एक पॉइंट अभी ऐसा माइंड में रखो, अभी से डाल के रखो, कि आप जब दूसरों के साथ कोई डीलिंग करते हो एंड डीलिंग करने के पीछे कोई बिज़नेस एंगल हो, कोई बिज़नेस एंगल हो, तो समझ लेने का वो कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? ओके, सो फिलहाल अभी सेक्शंस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। एक बार टर्म्स सारे क्लियर हो जाएंगे तब हम सेक्शंस को भी बाय हेड करने की कोशिश करेंगे जितना याद रख सकते हैं। तो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पर, कर्सर आप देख रहे हो, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डिफाइंड। बच्चों, मैं एक पॉइंट आपको अभी से बता दूं, आप आगे जब पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब सीए इंटरमीडिएट, सीएस इंटरमीडिएट, एग्जीक्यूटिव लेवल, फाइनल्स पर जब आप जाएंगे, आप कोई भी लॉ पढ़िएगा, आप ये नोट करके रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी लॉ पढ़िएगा, कोई भी एक्ट पढ़िएगा, जब भी डेफिनेशंस की बात आएगी, आई रिपीट द वर्ड डेफिनेशन की बात आएगी, वो हमेशा सेक्शन 2 होगा। कोई भी एक्ट आप ले लीजिए, आप देखिए जब भी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे, इट विल स्टार्ट विथ सेक्शन 2। तो आप बोलेंगे सर सेक्शन 1 क्या है फिर? आप सीधा सेक्शन 2 से शुरू कर रहे हो। तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए अभी आप, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया है? टॉपिक का नाम लिखिए बिना देखे। यस स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पहला टॉपिक जो शुरू किया है, द इंडियन, वेरी गुड वेरी गुड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस, यही है आपका सेक्शन 1। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो टॉपिक का नाम होता है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ को किस एक्ट में लिखा गया है, तो नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ये सेक्शन 1 है। जैसा आप फ्यूचर में पढ़ेंगे द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये एक्ट आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा उस एक्ट के? तो सबसे पहले नंबर पे मिलेगा, और दूसरे नंबर पर डेफिनेशन शुरू होगा। बात समझिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत लोगों ने जवाब दिया है, वेरी गुड। बीच में एक डाउट आया है बच्चों, मैं सोच रहा हूँ डाउट सॉल्व कर दूं। दीप उमेश दर्जी का, दीप दीप ने सवाल पूछा है कि सर ये बिल जो है वो पार्टी बनाती है या कॉमन मैन? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बच्चों, कॉमन मैन से सिर्फ सजेशंस लिए जाते हैं, ये बनाती है एक टीम होती है एक्सपर्ट्स लोगों की, और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ये पूरा बिल ड्राफ्ट तैयार करती है, और ड्राफ्ट तैयार करके वो लोकसभा में यानी कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को दे देते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि जब भी कोई ड्राफ्ट तैयार होता है, बिल तैयार होता है, ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाती है, एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हो सकता है वो बिल बनाते समय कॉमन मैन की सजेशंस को भी वेलकम कर सकते हैं, वो लोग लेते हैं। इसलिए इसका डायरेक्ट जवाब देना मुश्किल है कि सर ये पार्टी पार्टी कोई नहीं बनाता, पार्टी में ये डिस्कस होता है। अब जैसे कि मैंने कहा ये बिल पेश होगा लोकसभा में, तो उस वक्त अपोजिशन पार्टी जो होगी उसको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाता है, और बाद में वापस उस बिल में चेंजेस लाकर फिर उसको मेजोरिटी में पास किया जाता है। तो ये कॉमन मैन नहीं बनाता है, ना ही कोई पार्टी बनाती है, ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाती है, एंड जरूरत पड़ने पर बच्चों कॉमन मैन की सजेशंस लिए जाते हैं। यस, सो बच्चों, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट?
बोल्ड शब्दों में लिखा है, देखो डेफिनेशन, वन लाइनर। 2 बार मैंने कहा था ना, पढ़ोगे तो बाय हार्ट हो जाएगा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या पढ़ा आपने? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब, इस डेफिनेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड दूसरा वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना चाहिए। अब 2 अलग-अलग टर्म्स को हमें अलग-अलग भी डिस्कस करना पड़ेगा, और बाद में दोनों का डिस्कशन करके फिर हम कॉमन पॉइंट पर आते हैं। सो बच्चों, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज एग्रीमेंट? शब्द देखो, एग्रीमेंट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन एक अलग से सेक्शन में दी गई है, जिसको आप देख रहे हो स्क्रीन के नीचे, बराबर है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट। अच्छा, अब जब मैंने वर्ड यूज किया ऑफ द एक्ट, तो दैट इज अंडरस्टूड नाउ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसमें एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तो एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस। क्या कहा मैंने? प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस कितने लोगों के बीच में होता है? कम से कम 2 लोगों के बीच में होता है। सही बोल रहा हूँ? या और कॉमन शब्द में अगर मैं यूज करूं, तो ऑफर, प्रपोजल। आपने मुझे प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, बच्चों ये एग्रीमेंट है। ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। अभी फिलहाल डेफिनेशन में क्या लिखा है मैं वो नहीं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपसे पहले जनरली बात कर रहा हूँ। अगर कॉमन मैन की भाषा में मैं बोलूं व्हाट इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बच्चों अभी से समझने को शुरू करो, ऑफर को और एक नाम से बुलाया जाता है प्रपोजल, ऑफर, दोनों एक ही है। जैसे कि आपने आपके फ्रेंड को प्रपोजल दिया कि कल हम मूवी देखने चलते हैं, एंड आपके फ्रेंड ने कहा यस डन, इसका मतलब आपके फ्रेंड ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया। चलो जाना, तो ये तो फ्रेंडशिप में मैंने एग्जांपल दिया, फ्रेंडशिप वाला। दूसरा दूसरा एग्जांपल, मैंने मेरे बिल्डिंग के नीचे जो दूध वाला है उसको जाके मैं शाम को मिला, एंड मैंने कहा भैया कल से 2 लीटर दूध आप सुबह मेरे घर पे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है साहब, हम कल सुबह से दूध शुरू कर देंगे आपके घर देने को, और मैं आपको मंथ के एंड में उसका पेमेंट करूंगा। तो बच्चों, मैंने जो उसको ऑफर दिया उसने वो एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। सही है। आपने अमेजोन को कुछ ऑर्डर दिया ऑनलाइन, कोई प्रोडक्ट मंगाया आपने, आपने जैसे ही ऑर्डर दिया वो ऑफर हो गया, एंड आपके घर पे जब सामान पहुंच जाता है वो एक्सेप्टेंस हो गया। बरोबर है। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने जब हाँ बोल दिया, मतलब वो एक्सेप्टेंस हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मैथमेटिक्स टर्म्स में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जरा आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑफर को और एक नाम से बुलाया जाता है, जरा बताइए। ऑफर मतलब प्रपोजल, प्रपोजल, वेरी गुड, प्रपोजल। सही है। यानी बच्चों, में लेक्चर लेते समय या इवन आपके नोट्स में आपको कई जगह पे प्रपोजल वर्ड आएगा, कई जगह पे ऑफर वर्ड आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये 2 अलग अलग क्या है। बोथ आर वन एंड द सेम। सो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करने का। अभी मैं भी लेक्चर लेते समय कभी ऑफर बोलूंगा, कभी प्रपोजल बोलूंगा, तो बच्चों इसका मतलब एक ही है। सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। जरा क्या बोला मैंने? प्रपोजल
व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ये अभी आपके स्क्रीन पे जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन है वो नहीं पढ़ा है मैंने। मैं कुछ और अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। सही है? चलो वापस ज़रा रिकॉल करते हैं। आप भी बोलिएगा ज़रा वहाँ से बैठकर। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बहुत बच्चों को माइंड में डाउट आ रहा होगा सर एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब, हम आते हैं वो पॉइंट पर। अभी हम फर्स्ट पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। उसमें से राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली एग्रीमेंट। ओके, एंड फॉर द एग्रीमेंट वेरी सिंपल डिस्कशन इज, आपकी प्रपोजल को जब कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो आप में और उस व्यक्ति में एग्रीमेंट हो गया। इतना सिंपल है ये, कुछ नहीं है। सही है, आपका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो आप में और मेरे में एग्रीमेंट हो गया बच्चों। वेरी सिंपल।